सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आप फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में आपके पास चल रहे थे प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के प्रांत परसर ग्राफ वो आप देख रहे थे। तो उसमें आपने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का आप कर चुके थे। अब अपन आते हैं सेक इनवर्स एक्स पर। पहले बाई बराबर सेक एक्स के लिए वो प्रांत और सह प्रांत लेंगे जिसमें ये एक एक ही आच्छादक है। तो आप जानते हैं ये पहले से कि फलन एफ ए से बी में जहाँ एफ एक्स बराबर सेक एक्स और ए बराबर क्या आएगा इसका प्रांत। तो प्रांत कितना आ जाता है आपका 0 से लेके पाई तक, लेकिन उसमें पाई/2 पर ए परिभाषित नहीं होता तो पाई/2 हटाना होता है। तो वो आता है 0 से पाई/2 यूनियन पाई/2 टू पाई, ये प्रांत रहा। एवं बी क्या है सह प्रांत वो लेते हैं जिसमें ये आच्छादक है। तो सेक एक्स की रेंज क्या होती है, जब पॉजिटिव होता है तब तो 1 या 1 से बड़े, और जब नेगेटिव होता है जब -1 और -1 से छोटे। तो ये इसका जो परसर है वही सह प्रांत बना लिया आपने। तो ये आपके पास फलन एफ हुआ ए से बी में जहाँ एफ एक्स बराबर सेक एक्स है, और ए क्या है प्रांत 0 से पाई तक की संख्याओं का समुच्चय जिसमें पाई/2 नहीं है, क्योंकि सेक पाई/2 परिभाषित नहीं होता। सेक पाई/2 1/cos पाई/2 1/0 हो जाता है। और परसर जो था वही सह प्रांत बना दिया। परसर क्या है -∞ से -1 तक की संख्याएं यूनियन 1 से इन्फिनिट की ओर। अब इसकी सहायता से अपन बाई बराबर सेक एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो बाई बराबर सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं फिर कि एक्स एक्सिस ये बाई एक्सिस एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर पाई में बनाना है आपको। ये ओरिजिन बाई एक्सिस एक्स बराबर 0 पाई/2 और ये पाई। ये आपका हो गया बाई बराबर 1 ये लाइन, और ये वाली लाइन हो गई बाई बराबर -1। अब कॉस एक्स के वेरिएशन आपको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 1 से लेके 0 तक घटती है। 1 से लेके 0 तक घटती है। ये 0 हो गया आपका, यहाँ पाई/2 है और ये पाई है। कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 घटती है और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक घटती है। तो जो कॉस एक्स का ग्राफ था, कॉस एक्स के ग्राफ से ही अपन क्या करेंगे, ये सेक एक्स का बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 1 से लेके 0 तक घटती थी। तो ये क्या हो जाएगा, जब कॉस एक्स आपका घट रहा है तो 1/sec x 1/cos x, यानी कि सेक एक्स इंक्रीज होगा और वो कहाँ जाएगा 1/1 से लेके 1/0 तक, यानी कि इन्फिनिट की ओर जाएगा। ये आपका आपने बना दिया बाई बराबर cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपने बना दिया बाई बराबर सेक एक्स 0 से पाई/2 के बीच में। अब जैसे ही आप पाई/2 पर आते हैं, पाई/2 पर आते हैं तो cos पाई/2 तो आपका 0 हो गया, और पाई/2 से आगे बढ़ते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है कहाँ जाता है 0 से लेके -1 की ओर। तो ये 1/0 यानी कि -∞ से 1/-1 तक जाएगा। तो ये आपका फिर इस तरह से आ गया। तो जो रेड लाइन है वो आपका किसका ग्राफ बन गया, वो आपका बाई बराबर सेक एक्स का ग्राफ बन गया। बाई बराबर सेक एक्स का ग्राफ बना 0 से पाई के बीच में। देख सकते हैं 0 पर सेक 0 1 है, और जैसे जैसे ये पाई/2 के आ रहा है सेक ऑफ एक्स इन्फिनिट की ओर जा रहा है। जैसे ही पाई/2 को क्रॉस किया ये +∞ से जंप लगा के -∞ पर आ गया, और पाई/2 से जब पाई की ओर आ रहा है तो सेक ऑफ एंगल की वैल्यू -∞ से -1 तक जाती है। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है आपका 0,1 और ये वाला पॉइंट है आपका पाई,-1। ये पॉइंट इससे लिखें कि इसलिए लिखें क्योंकि इनकी सहायता से आप सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। बाई बराबर सेक एक्स कहाँ से पास होता है 0,1 से, तो सेक इनवर्स एक्स कहाँ से पास होगा 1,0 से।
और ये पास हो रहा है पाई कोमा -1 से, तो बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स -1 कोमा पाई से पास होगा। अब आप इसका ये एक ही आच्छादक फलन है, तो इसलिए अब इसका क्या लिख लेते हैं अपन, प्रतिलोम फलन लिख देते हैं। ये ए से बी में एक ही आच्छादक है, इसलिए प्रतिलोम फलन, इसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स बी से ए में, जहाँ एफ इनवर्स एक्स कितना है, एफ इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, या आप कह सकते हैं बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स, ये विद्यमान होगा। यानी बाई बराबर सेक एक्स लिया पहले आपने, वो ए से बी में है, ए और बी प्रांत और सह प्रांत लिखे हुए हैं आपके पास, तो एफ इनवर्स एक्स कहाँ होगा, बी से ए में। जिस अंतराल में एक ही आच्छादक होते हैं उसी अंतराल में इनके प्रतिलोम परिभाषित होते हैं। तो अब आपका बी क्या है आपके पास, -∞ से -1 तक की संख्याएं, यूनियन 1 to इन्फाइनेट। तो अब ये क्या होगा, अब जो सह प्रांत था वो तो प्रांत बन गया, और जो प्रांत है वो परसर हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं आप। ये x = 0, वो x एक्सिस y = 0 हो गई। ये आपका y = π/2 हो गई, और ये y बराबर पाई बना दिया आप। जो प्रांत था वो अब परसर हो जाएगा। परसर क्या हो जाएगा, 0 से पाई तक की संख्याओं का समुच्चय, इसमें π/2 सम्मिलित नहीं होगा। और जो सह प्रांत था वो आपका प्रांत हो जाएगा। सह प्रांत क्या था, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनेट। अब सबसे पहले उन पॉइंट को ट्रेस कर लेते हैं जिन पॉइंट्स पर ये पास होगा। ये 0,1 से पास हो रहा है, बाई बराबर सेक एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स 1,0 से पास होगा। ये आपका 0 है, ये 1,0 पॉइंट आ गया आपके पास, 1,0। और ये आपके पास क्या है, π,1, तो वो -1, पाई -1 यहाँ होगा, तो -1, पाई ये आ गया। इन दो पॉइंट से आपका बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ पास होगा। ये आपका ओरिजिन हो गया। अब यहाँ देखें, इनके वेरिएशंस देखते हैं अपन। जब x की वैल्यू, जब x आपका π/2 की ओर जा रहा है, जैसे जैसे x π/2 की ओर जा रहा है, सेक एक्स इन्फाइनेट की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x टेंड्स टू इन्फाइनेट पर, x टेंड्स टू इन्फाइनेट पर सेक इनवर्स x टेंड्स टू π/2। देखें यहाँ, जैसे जैसे सेक ऑफ एंगल में x π/2 की ओर जा रहा है, सेक x इन्फाइनेट की ओर जा रहा था, π/2, बल्कि π/2 से छोटा होगा, π/2 पे तो कभी पहुँचेगा नहीं, तो आप यहाँ π/2 माइनस लिख सकते हैं। और जब x π/2 पर राइट साइड से आ रहा है, यहाँ आप देखें जब राइट साइड से π/2 की ओर आ रहा है, तो सेक x का ग्राफ कहाँ जा रहा है, सेक x का ग्राफ अब नीचे की ओर जा रहा है, -∞ की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x टेंड्स टू -∞ पर सेक इनवर्स x टेंड्स टू π/2 प्लस। देख सकते हैं π/2 की ओर जा रहा है, लेकिन π/2 पर नहीं पहुंच रहा, π/2 के राइट साइड में है, तो π/2 से कुछ ज़्यादा है। तो यही अप्रोच अपन यहाँ लगा देते हैं। पहले देखते हैं -1, पाई और 1,0 से तो ग्राफ पास होगा ही होगा। अब x टेंड्स टू -∞ पर देखें, x टेंड्स टू इन्फाइनेट, ये तो x बराबर 0 है, x इन्फाइनेट राइट साइड में जाएगा, -∞ लेफ्ट में जाएगा। तो जब x -∞ की ओर जाएगा, सेक इनवर्स x π/2 की ओर जाएगा, और π/2 प्लस, यानी कि π/2 से कुछ ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। ये आपका इस तरह से ग्राफ रहा। दोबारा से देखें, -1, पाई से तो पास हो ही रहा है ये, और जैसे जैसे x -∞ की ओर जाएगा, ये π/2 की ओर गया, और π/2 प्लस रहेगा, π/2 प्लस यानी कि π/2 को टच नहीं करेगा, π/2 से थोड़ा ऊपर रहेगा। और फिर देखते हैं x टेंड्स टू इन्फाइनेट पर, जब x इन्फाइनेट की ओर जाएगा, x इन्फाइनेट की ओर जाएगा, तो सेक इनवर्स x भी फिर π/2 की ओर जाएगा, लेकिन π/2 माइनस यानी कि π/2 से कुछ कम होगा। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से चलेगा।
तो इस तरह से ये जो ग्राफ बना आपका बाई बराबर सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बना। टिपिकल नहीं है, लेकिन जब हमारे ये टच में नहीं होते हैं तो थोड़े से आपको टिपिकल लगते हैं, तो इसलिए मैंने पिछली क्लास में नहीं बना के इस क्लास में लिया है। ये पहले आप क्या करेंगे, बाई बराबर सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे, किसमें, उन अंतराल में, उन प्रांत और सह प्रांत के साथ जिसमें ये एक एक ही आच्छादक है। तो वो प्रांत कौन सा था सेक एक्स के लिए, 0 से पाई तक के एंगल, पाई/2 को हटा के। और सह प्रांत क्या लिया था, 1 या 1 से बड़ी धनात्मक संख्याएं यूनियन -1 और -1 से छोटी धनात्मक संख्याएं। तो वही ए और बी लिख लिए थे। तो प्रांत सह प्रांत, जिन प्रांत सह प्रांत में एक एक ही आच्छादक था उसमें बाई बराबर सेक एक्स का बनाया। फिर उसमें उसी जब एक एक ही आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम परिभाषित होता है। तो अगर एफ ए से बी में सेक एक्स परिभाषित था तो एफ इनवर्स बी से ए में एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स हो गया। ये आप कह सकते हैं बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स हो गया। जो आपने भाषा में लिखा वही ग्राफ से दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं आप सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ 1 या 1 के राइट साइड में है, यानी कि एक्स का मान कहाँ है, 1 या 1 से बड़ा है, वही आपके प्रांत में है। और नेगेटिव में -1 या -1 से छोटा एक्स है। और सारा ग्राफ किसके बीच में है, एक्स एक्सिस बाई बराबर 0 और बाई बराबर पाई दोनों के बीच में है। बाई बराबर पाई/2 को टच नहीं कर रहा क्योंकि पाई/2 वैल्यू कभी प्राप्त नहीं होती। तो जो बाई बराबर सेक एक्स की सहायता से बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स बना लिया। अब अपन अगले वाले पे चलते हैं, बाई बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। तो बाई बराबर कोसेक इनवर्स एक्स के लिए पहले फिर अपन वही लेते हैं, बाई बराबर कोसेक एक्स जिस प्रांत और परिसर में एक एक ही आच्छादक है वो लेते हैं। साइन एक्स के लिए क्या लिया था, -पाई/2 से पाई/2, वही कोसेक एक्स का आता है, लेकिन ये इसमें से 0 हटाना पड़ेगा। 0 क्यों, क्योंकि कोसेक 0 1/sin 0 1/0 परिभाषित नहीं होता। और परिसर क्या आएगा, जो परिसर आएगा वही सह प्रांत बना लेंगे। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 या 1 से बड़ी संख्याएं या -1 और -1 से छोटी संख्याएं। तो पहले आप लिख लेते हैं, फलन एफ ए से बी में जहां एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, ए क्या है, यहां ए आपको दे रखा है -पाई/2 से 0 यूनियन 0 से पाई/2। और बी क्या है, बी आपका है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट। ये सभी को याद होगा, जिनको याद नहीं है फिर त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने पड़े थे तो वहाँ से देखेंगे। ये ए से बी में ये एक एक ही आच्छादक है, बाइजेक्शन है, 1 1 ऑन 2 है, इसलिए इसका प्रतिलोम, इसका इन्वर्स एफ इन्वर्स बी से ए में, जहां एफ इन्वर्स एक्स बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स, या आप कह सकते हैं बाई बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स परिभाषित होगा। तो ये बाई बराबर कोसेक एक्स लिया आपने और ऐसे प्रांत और सह प्रांत लिए जिसमें एक एक ही आच्छादक था, इसलिए इसका प्रतिलोम परिभाषित हो गया। अब इनके ग्राफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले बाई बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। किस में बनाएंगे, उसमें बनाएंगे जिसमें एक एक ही आच्छादक है जो आपने ले रखा है। तो ये आपने -पाई/2 से पाई/2 की बात कर रहे हैं तो वही ले लेते हैं आप। ये -पाई/2, ये पाई/2, ये आपका 0, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। यहाँ ये लाइन हो गई आपकी बाई बराबर 1 और ये वाली लाइन हो गई बाई बराबर -1। साइन एक्स का याद है सभी को। साइन एक्स अगर आप कैसे जाता था, -पाई/2, जब एंगल -पाई/2 से 0 की ओर जाता है, साइन की वैल्यू -1 से बढ़ते बढ़ते 0 होती थी और फिर -1 से बढ़ते हुए 0, ठीक है, और फिर 0 से बढ़ते हुए 1 होती थी। यानी कि जब एंगल -पाई/2 से पाई/2 की ओर बढ़ता है, साइन ऑफ एंगल -1 से बढ़ते बढ़ते 0 और 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो जाता है, हमेशा बढ़ रहा था। अब साइन एक्स जब इंक्रीजिंग है तो कोसेक एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 बढ़ रही है तो कोसेक एक्स की वैल्यू घटेगी
और कहाँ घटेगी, -1/1 से 1/0। जब साइन की वैल्यू -1 से 0 बढ़ेगी तो कोसेक एक्स -1/1 से 1/0 यानी कि -1 से -इन्फिनिटी की ओर घटेगी। तो ये ग्राफ हो गया आपके पास, ये y बराबर -1। ये पॉइंट कौन सा है, ये -π/2 -1 है, इससे -इन्फिनिटी की ओर चली गई। यानी जैसे जैसे आपका ये x -π/2 से 0 की ओर जा रहा है, कोसेक एक्स कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। अब अपन आगे चलते हैं। अब जैसे ही 0 को क्रॉस करेंगे तो ये साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव हो गया, तो कोसेक ऑफ एंगल भी पॉजिटिव होगा, और वो कहाँ जाएगा, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी की ओर चला गया, और फिर π/2 पर आते आते 1/1 आ जाएगा। यानी कि ये आपका कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है π/2, 1। फिर दोबारा से देख सकते हैं आप, जब आप ये π/2 से 0 की ओर आ रहे हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है आपका, +इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो जैसा आपका इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसी की सहायता से आप कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। ये x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, तो वहाँ y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी, और y की वैल्यू कहाँ है, -इन्फिनिटी से -1 और +1 से लेके इन्फिनिटी की ओर, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसकी सहायता से ये कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये लाइन ले लिया आपने x एक्सिस, ये y = -π/2, और ये हो गया आपका y = π/2, और ये आपने ले ली y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। हाँ, पहले वो वाले पॉइंट लगा लेते हैं जहाँ से कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ पास होगा। ये -π/2, -1 से पास हो रहा है, तो वो -1, -π/2 से पास होगा। ये -1, -π/2 हो गया, और ये π/2, 1 है, तो ये 1, π/2 यहाँ से पास होगा। 1, π/2 x बराबर 1, ये π/2 आ गया। ये y बराबर π/2 लाइन है, और नीचे आपने इधर बना रखी है y बराबर -π/2। हाँ, अब आप देखते हैं यहाँ ग्राफ से देखें, जैसे जैसे आप 0 की ओर आ रहे हैं, -π/2 से 0 की ओर आ रहे हैं, तो ग्राफ कहाँ जा रहा था, -इन्फिनिटी की ओर जा रहा था। इसका मतलब जब x -इन्फिनिटी की ओर हो तो कोसेक इन्वर्स एक्स 0 की ओर जाएगा। तो x आपका -इन्फिनिटी इधर, तो वो 0 की ओर जाएगा, तो 0 की ओर जाएगा, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, और ये -1, -π/2 पर आ गया। दोबारा से देखें, ये y बराबर कोसेक एक्स -π/2, -1 से पास हो रहा था, तो कोसेक इन्वर्स एक्स -1, -π/2 पर, और जब ये -1 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो कोसेक इन्वर्स एक्स कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। क्यों कोसेक एक्स 0 की ओर, जैसे जैसे एक्स 0 की ओर जा रहा था, ये -इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो जब वो -इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो 0 की ओर। अब आगे चलते हैं, ये π/2, 1 से पास हो रहा है, तो वो ग्राफ 1, π/2 से पास होगा। और फिर इसकी देखते हैं, यहाँ देखा जब x 0 की ओर आ रहा था पॉजिटिव साइड से, तो ये +इन्फिनिटी की ओर जा रहा था। इसका मतलब कोसेक इन्वर्स एक्स में जब x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये 0 की ओर जाएगा। फिर दोबारा से, तो यहाँ फिर ग्राफ बना देते हैं इसी को देख के, ये इस तरह से। तो ये जो ग्राफ बना आपका y बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बना। देख सकते हैं x की वैल्यू, x कहाँ है, x अक्ष के एलोंग x की वैल्यू क्या है, 1 या 1 के राइट साइड में, या -1 और -1 के लेफ्ट साइड में। और जो पर्सर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू माइनस सारा ग्राफ y बराबर -π/2 और y बराबर π/2 के बीच में, सिर्फ y बराबर 0 को टच नहीं कर रहा ग्राफ ये, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में एक ही लाइन ऐसी है x एक्सिस जहाँ की y बराबर 0 वहाँ टच नहीं कर रहा। तो इस तरह से ये y बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हुआ। सामान्य तरीके से पहले y बराबर कोसेक एक्स लिया,
वो प्रांत सह प्रांत लिए जिसमें ये एक ही आच्छादक था, एक ही आच्छादक के साथ भी स्मॉलेस्ट एंगल वाले, मुख्य मान वाले, और उसी को फिर प्रांत और सह प्रांत को बदल दिया तो बाई बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स आ गया। थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं। टिपिकल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपने टच में नहीं रहते हैं, तो बार बार आपको कोसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स बनाने से पहले सेक एक्स और कोसेक एक्स के वो वाले मुख्य मान वाले प्रांत और सह प्रांत को ढंग से देखना है, और उन्हीं में सेक एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ बनाने, और जब वो अच्छी तरह से बनने लग जाएं फिर उनके इन्वर्स वाले बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गए हैं ये हाइपरबोलिक फंक्शन, अतिपरवलयिक फलन। अतिपरवलयिक फलन वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, पर कई बार ये आगे जो कैलकुलस आती है उसमें कई बार दे रखे होते हैं, तो थोड़े से एलिमेंट्री चीज़ें इनकी अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं बाई बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स कितना होता है? ये होता है बाई बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। बाई बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये हाइपरबोलिक इनका ओरिजिन कहाँ है? जो अपन पहले त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वो तो आते हैं सर्कुलर फंक्शन। वो यूनिट सर्किल लेते हैं और यूनिट सर्किल पर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट लेते हैं वो कोसाइन साइन, तो वो सर्कुलर फंक्शन कहलाते हैं। इसी तरह से यूनिट हाइपरबोला पर जो कोऑर्डिनेट लेते हैं, यूनिट हाइपरबोला अपने पास ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 1, और इस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिखते हैं ई टू दी पावर थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ई टू दी पावर थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन 2। तो चूंकि ये पॉइंट हाइपरबोला पर होता है इसलिए जो पहला वाला पॉइंट है इसको तो बोल देते हैं अपन कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और जो दूसरी एंट्री है, दूसरा अवयव है, उसको बोल देते हैं अपन साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो चूंकि ये हाइपरबोला पर हैं इसलिए ये हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाते हैं, और उसको रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बेसिक इक्वेशन आ जाती है। सर्कुलर में आता था आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे आपके सर्कुलर फंक्शन के लिए ट्रिगोनोमेट्री चलती है उसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए चलती है, पर अपने सिलेबस में है नहीं, तो सिर्फ जानकारी बतौर मैं इनको बता दे रहा हूँ। ये बाई बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर इसी तरह से बाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये बराबर आता है आपके पास ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इसी तरह से फिर बाई बराबर टेन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स को लिख सकते हैं आप ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। साइन कॉस 10 हो गए। फिर इनके रेसिप्रोकल, वाई बराबर कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, ये बराबर होता है 2 अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। फिफ्थ वाई बराबर सेक हाइपरबोलिक एक्स, ये बराबर आ जाता है 2 अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। और लास्ट बाई बराबर कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये बराबर आता है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो बहुत ज़्यादा ये अपने सिलेबस में है नहीं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैंने इनकी परिभाषा और जो ये लिख दिया है। कई बार आगे यूज होते हैं, जहाँ यूज होंगे तो वहाँ अपन इनको डिटेल में ग्राफ वगैरह प्रांत परसर वगैरह वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ अपन एलिमेंट्री फंक्शन में आते हैं ये, और नाम के कारण ही इनको लिखा गया है। तुलोम अतिपरवलयिक फलन, जो अभी हाइपरबोलिक फंक्शन लिख रहे थे उन्हीं सभी के प्रतिलोम अतिपरवलयिक फलन आते हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आते हैं। पाते हैं बाई बराबर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, बाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, इसी तरह से बाई बराबर टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। तो ये इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाते हैं। अगेन वही अपने सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ नाम। इसी तरह से कोसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स और कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स आ जाएगा। बीच में कहीं इंटीग्रल वगैरह में एक दो आवश्यकता पड़ती है तो उसी समय फिर इनको वहाँ रिलेट कर देंगे, इनको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं
तो वो जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ कर लेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं। हायर फंक्शन, जैसे पहले बात हो रही थी, एलिमेंट्री फंक्शन जो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में आ रहे थे, एलिमेंट्री फंक्शन और हायर फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन प्रारंभिक फलन जो भी आप देख रहे थे सारे, घात फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोमवृत्तीय फलन, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम। और फिर आते हैं उच्च फलन। उच्च फलन में ये उच्च फलन अपन उच्च क्लास में ही पढ़ते हैं। आपने जिन लोगों ने एमएससी में पढ़ा होगा वो स्पेशल फंक्शन आते हैं, pnx, qnx। तो ये अपने यहाँ फिर दूर दूर तक कहीं सिलेबस में नहीं है, तो इनको अपन छोड़ देते हैं। सिर्फ प्रारंभिक फलन और ये उच्च फलन। उच्च फलन अपने यहाँ नहीं है, ये हायर क्लासेज में पढ़ते हैं, तो इनको फिर छोड़ देते हैं। आगे अब एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन आ गया। आप फलनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। वर्गीकरण में पहले आपने एक मानीय बहुमानीय फलन, फिर बीजीय अबीजीय फलन, फिर अबीजीय फलन के पार्ट्स पढ़े। अब उसके बाद आता है तीसरा सम और विषम फलन। ये क्लासिफिकेशन है जो महत्वपूर्ण है, इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं अपन सम फलन। फलन एफ एक्स सम फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। अगेन फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन if f of minus x equal to fx for all x belongs to domain। ये लिख लेते हैं। फलन fx एक सम फलन कहलाता है यदि f of minus x बराबर fx for all x belongs to domain प्रांत। Again function fx is said to be an even function if f of minus x equal to fx for all x belongs to प्रांत। यानी x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर फलन में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? सम फलन कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें आप। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये सम फलन है। दूसरा देख सकते हैं एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, बाकी कुछ एग्जाम्पल आप छांट छांट के लिखेंगे जितने भी फलन पढ़े हैं आपने। और लिखते हैं थर्ड एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स। फोर्थ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। सभी फलन में आप देख सकते हैं एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लास्ट लिखा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। तो सभी फलन कैसे हैं? ये सम फलन है। x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर अपन का ग्राफ बनाएं, पॉजिटिव x किधर लेते हैं? राइट साइड में। नेगेटिव x किधर लेते हैं? लेफ्ट साइड में। यानी कि नेगेटिव और राइट पॉजिटिव साइड किसी भी साइड लें, लेफ्ट और राइट साइड लें, वैल्यू बराबर आएगी। वैल्यू बराबर आएगी, हाइट बराबर आएगी। इसका मतलब क्या है कि फलन सम फलन का ग्राफ बाई अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको ट्रेस करके। जैसे आप बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें। बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा? इस तरह से चलता है, पैराबोला होता है, बहुत पहले से जानते हैं आप। ये बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इसी तरह से आप बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। ये दोनों ही कैसे हैं? सम फलन है। बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ देखते हैं। बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ ये रहा। आप देख सकते हैं अगर ओरिजिन के एक साइड में ग्राफ बना दें और फिर बाई अक्ष की जगह मिरर लगा दें तो दूसरी साइड का ग्राफ आ जाएगा। यानी कि सम फलन का जो ग्राफ है बाई अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। कई बार कुछ दिन नहीं दे रखा होता है, क्वेश्चन में दे देते हैं कि इस फलन का वक्र बाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, तब इस फलन के लिए ये प्रूफ कीजिए या ये चेक कीजिए सत्य या असत्य। तो जब वो बाई अक्ष के सापेक्ष सममित कहेगा तो आप समझ जाएंगे सम फलन दे रखा है। तो ये सम फलन की बात हुई। उसके आगे चलते हैं, ये विषम फलन पर आते हैं। ऑड फलन, ऑड फंक्शन। फलन एफ एक्स एक विषम फलन कहलाता है यदि एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर सारे फलन में माइनस का परिवर्तन आ जाए। अगेन function f x is said to be an odd function if f of minus x equal to minus of f x for all x belongs to domain। लिख लेते हैं इसको। फलन f x एक विषम फलन कहलाता है
यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू प्रांत. Again, function fx is said to be an odd function if f of minus x equal to minus fx for all x belongs to domain. एग्जाम्पल देखते हैं. पहले क्या था, x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था. अब सारे फलन में माइनस का परिवर्तन हो रहा है. पहला लिखा आपने एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब. देख सकते हैं आप यहाँ x के स्थान पर माइनस एक्स रखें तो माइनस एक्स होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब आ गया. सारे फलन में माइनस का परिवर्तन हो रहा है. दूसरा देखते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स. एफ एक्स बराबर साइन एक्स. साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ भी माइनस का परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी विषम फलन है आपका. थर्ड, एफ एक्स बराबर एक्स कॉस ऑफ एक्स. अब यहाँ माइनस एक्स रखिए, यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स ये पॉजिटिव ही रहेगा. तो फाइनली सारे फलन में माइनस से माइनस का अंतर आ जाएगा. एफ एक्स बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स. मॉड ऑफ एक्स, एक्स के लिए माइनस एक्स रखें तो बाहर माइनस का परिवर्तन होगा, लेकिन मॉड ऑफ माइनस एक्स तो मॉड एक्स होता है, तो वही फाइनली फिर माइनस का परिवर्तन हो जाएगा. 5 लिखते हैं, एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स. यहाँ चेक कर सकते हैं आप, फिफ्थ वाले में अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखें तो कितना आएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स. तो ये ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया. यानी क्या हुआ, ये विषम फलन हो गया. तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल लिखे थे वो विषम फलन के एग्जाम्पल हुए. अगर इनका ग्राफ बनाएं, जैसे y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ बनाएं, आप पहले बना चुके हैं आप, y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ कैसे चलता है, यानी x के लिए अगर x पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी पॉजिटिव है, और x नेगेटिव है तो नेगेटिव है. तो ओरिजिन के सापेक्ष सिमेट्रिक है ये. ओरिजिन के सापेक्ष सिमेट्रिक का मतलब क्या है, क्या ओरिजिन के एक साइड में ग्राफ बना दें और ओरिजिन पे मूल बिंदु पर मिरर रख दें, दर्पण रख दें, तो उसका प्रतिबिंब अपोजिट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, विपरीत पाद में आ जाएगा. तो ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है. तो ये विषम फलन की बात रही. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट जो सम और विषम फलन से संबंधित अभी अपन कह ही रहे थे कि सम फलन का ग्राफ कैसा होता है. एक तो ये सम फलन का ग्राफ y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है और विषम फलन का ग्राफ मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है. दूसरा, कोई भी आपका एक फलन है तो ज़रूरी नहीं है कि हर फलन सम या विषम फलन हो. बहुत से फलन ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो सम है ना विषम है. जैसे आप देखें एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर आपने लिखा 3 + 4x स्क्वायर + 5x क्यूब + 6 sin x + 7 cos ऑफ x. अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के बराबर है और ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है. अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो तो ये सम फलन होता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, तब ये विषम फलन होता है. ये ऐसा फलन लिख दिया कि यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के बराबर है ना माइनस एफ एक्स के बराबर है. इसका मतलब ना ये सम है ना ये विषम फलन है. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर फलन सम या विषम फलन ही हो. बहुत से फलन ऐसे हैं जो ना तो सम होते हैं ना विषम होते हैं. थर्ड, प्रत्येक फलन को एक सम और विषम फलन के रूप में लिखा जा सकता है. जैसे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2. आप देखें, एफ एक्स अपॉन 2 प्लस एफ एक्स अपॉन 2 एफ एक्स के बराबर हो गया, और ये प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 वो कैंसिल हो गई. और ये ब्रैकेट में तो कैसा है, ये तो सम फलन है.
इवन फंक्शन है, और अगले ब्रैकेट में लिखा है वो कैसा है, विषम फलन है, ऑड फलन है। और दोनों को योग आप देख रहे हैं आप, ये f(x) के बराबर है, यानी कि प्रत्येक फलन को आप एक सम और विषम फलन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखें आप, e टू दी पावर x कैन बी रिटन एज e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस लिख दिया आपने e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। पहले वाले ब्रैकेट में जो लिखा है वो सम फलन है और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है वो विषम फलन है। अभी एग्जाम्पल देखे थे आपने, चेक भी किया था। तो यानी कि प्रत्येक फलन को एक सम और विषम फलन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये इनसे संबंधित कुछ बातें नहीं। अब आप एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, वो आपको चेक करना है। फलन f(x) बराबर x इंटू ए टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन ए टू दी पावर x प्लस 1। दूसरा फलन लिख दिया है f(x) बराबर log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताइए इनमें से कौन सा फलन सम है या विषम है या ना सम ना विषम। ये दो क्वेश्चन लिख दिए हैं आपको। f(x) बराबर x टाइम्स ए टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन ए टू दी पावर x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है f(x) बराबर log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको चेक करना है इनमें से कौन सा इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, या इवन और ऑड में से कोई भी फलन नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब आते हैं आपके पास स्पष्ट और अस्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। स्पष्ट फलन जैसा नाम है, अगर y बराबर f(x) कोई फलन दे रखा है, यानी कि x और y दो चर हैं और एक चर को दूसरे चर के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता हो, तब ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, स्पष्ट फलन कहलाते हैं। दोबारा से, यदि एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त किया जा सकता हो, अपन लिखते हैं y बराबर f(x) या x बराबर f(y), इस तरह का हो, तब तो ये क्या कहलाते हैं, स्पष्ट फलन कहलाते हैं। y बराबर f(x) लिख दिया, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 है, y बराबर साइन x है, y बराबर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x है। इन सभी में देख सकते हैं आप y को x के पदों में लिख सकते हैं। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं x बराबर सम फंक्शन ऑफ y, यानी x और y दो चर हैं, इनमें से एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। जब y बराबर f(x) लिखते हैं, x स्वतंत्र चर कहलाता है और y आश्रित चर कहलाता है। x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हेन वन वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर, देन सच फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से, जब एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, और जब ऐसा नहीं हो तब वो अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। जब एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, तब ऐसे फलन अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। फंक्शंस इन विच वन वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर देन आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इनको कैसे लिखते हैं आप, f ऑफ एक्स वाई बराबर 0, या लिख सकते हैं आप f ऑफ x, y बराबर कॉन्स्टेंट, c कॉन्स्टेंट लिख दिया। यहाँ y x का फलन तो है, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं आप, यहाँ x टू दी पावर 5 प्लस y टू दी पावर 5 प्लस 5 ax(y) बराबर कांस्टेंट, a और c दोनों कांस्टेंट है। यहाँ y निश्चित रूप से x का फलन है, लेकिन x को y के पदों में या y को x के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा लिखते हैं x टू दी पावर y
प्लस बाई टू दी पावर एक्स बराबर ए टू दी पावर बी। ए और बी कांस्टेंट है। फलन नंबर 1 और नंबर 2 अस्पष्ट फलन है। These are implicit functions. Implicit functions when one variable cannot be expressed in terms of other. तो ये आपके अस्पष्ट फलन की बात हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपके क्लासिफिकेशन चल रहे हैं सब। अब आते हैं सतत और असंतत फलन, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। वैसे तो अभी कंटिन्यूटी चैप्टर आएगा, अभी फंक्शन के बाद लिमिट, लिमिट के साथ साथ कंटिन्यूटी आ जाएगा, तो वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। फिर भी एक थोड़ा सा नटसेल में बात करते हैं। अगर कोई फलन दे रखा है, उस फलन का ग्राफ बनाएं, और ग्राफ बनाने के लिए पेन को पेपर से हटाने की आवश्यकता ना हो। कोई ऐसा ग्राफ बना दें जिसमें पेंसिल को पेपर से ऊपर हटाने की आवश्यकता ही ना हो, अर्थात उस फलन के वक्र में कोई भी क्रैक नहीं हो, कोई दरार नहीं हो, कोई जंप नहीं हो, उछाल नहीं हो, तब ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? सतत फलन कहलाते हैं। जैसे ये फलन बना दिया आपने y बराबर एफ एक्स, तो ये सतत फलन का ग्राफ हो गया। और आप कौन कौन से फलन जानते हैं सतत फलन में? y बराबर ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ बनाया आपने, y बराबर ई टू दी पावर एक्स, ये ग्राफ बन गया। तो ये आपका कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन है, सतत फलन है। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, y बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, y बराबर मॉड ऑफ एक्स हो गया। ये भी कैसे ग्राफ हैं? सतत हैं। तो इसका मतलब ये जो फलन दे रखे हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गए। दोबारा से फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इफ़ देयर इज़ नो गैप और नो जंप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फलन के ग्राफ में कोई भी क्रैक ना हो, कोई भी दरार नहीं हो, कोई भी उछाल नहीं हो, तो वो सतत फलन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने y बराबर ई टू दी पावर एक्स, y बराबर मॉड ऑफ एक्स, y बराबर साइन एक्स, उसका ग्राफ देखा है आपने, सतत होता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में चलता रहता है। और बाकी डिटेल में फिर अपन ये कंटिन्यूटी वाला चैप्टर आ रहा है उसमें पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वही उसी है आधार पे, ऐसे फलन जिनके ग्राफ बनाएं तो उसमें कोई गैप आ जाए, कोई जंप आ जाए, क्रैक आ जाए, तो वो असंतत फलन कहलाते हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से फलन जानते हैं आप असंतत फलन में? y बराबर 10x हो गया, y बराबर 10x का आपने ग्राफ बनाया था, याद कर सकते हैं दोबारा से। y बराबर 10x के ग्राफ में क्या था? ये -π/2 और ये π/2। जब जब cosec x 0 होता है 10x का ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाता है। -π/2 से 0 में ग्राफ बनाया आपने, माइनस इन्फाइनाइट से 0, और फिर 0 से ये आ गया। और जब इसके बाद लेंगे आप आगे, तो जैसे ही आप π/2 को क्रॉस करते हैं ये जंप लगा के माइनस इन्फाइनाइट पर आ जाता है। तो यानी कि y बराबर 10x के ग्राफ में π/2 पर एक जंप है, यानी कि π/2 पर ये डिसकंटिन्यूस है। और आप ग्राफ पर देख सकते हैं दूसरा, y बराबर मॉड ऑफ x अपॉन एक्स, x नॉट इक्वल टू 0। इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा? x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या आई थी? x बराबर 0 पर तो ये परिभाषित ही नहीं है। तो जब पॉजिटिव होगा तो x अपॉन एक्स 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से ग्राफ चलेगा y बराबर 1। और जब माइनस नेगेटिव आएगा तो ये y बराबर -1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि y बराबर मॉड ऑफ x अपॉन एक्स 0 पर तो परिभाषित ही नहीं है। जब ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तब x अपॉन एक्स 1 आ जाएगा, और जब 0 से छोटा है -x अपॉन एक्स -1 आ जाएगा। तो ये ओरिजिन पर इसमें जंप है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस फलन हो गया। तो ऐसे फलन जिनके वक्र में कहीं या तो क्रैक हो या जंप हो या कोई दरार हो, तो वो असंतत फलन कहलाते हैं। अभी डिटेल में इनको कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में देखेंगे। अब फिर आगे आते हैं। अब आपके पास आते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं? वर्धमान फलन कौन से होते हैं? फलन एफ एक्स वर्धमान फलन कहलाता है यदि x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान भी बढ़ता जाए। फंक्शन का मान भी बढ़ता जाए तो वो वर्धमान फलन कहलाते हैं। और ह्रासमान कौन से होते हैं? x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घटे या घटाने पर बढ़े। तो ये आपके जब बढ़ाने पर बढ़ता जाए, घटाने पर घटता जाए, वो तो वर्धमान फलन।
और बढ़ाने पर घटता जाए या घटाने पर बढ़ता जाए, वो ह्रासमान फलन। ये भी अभी आगे अपने पास वो मोनोटोनिसिटी का एक दिशा का चैप्टर आ रहा है, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अब वैसे ये ग्राफ बना देता हूँ आपको। ये वर्धमान फलन कैसे जाएगा, जैसे आपने देखा था y बराबर a टू दी पावर x, y बराबर a टू दी पावर x का ग्राफ आपने देखा, जब आधार 1 से ज़्यादा है तो ये आपका वर्धमान फलन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे x का मान बढ़ाते जाते हैं तो फंक्शन का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे फंक्शन का मान बढ़ता जाएगा, यानी x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2। बराबर भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा कभी भी। जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे आप तो फंक्शन का मान भी बढ़ता जाता है। ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, वर्धमान फलन। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा y बराबर a टू दी पावर x जब आधार 1 से बड़ा है, या y बराबर log ऑफ x बेस a जब बेस 1 से बड़ा हो, वो भी वर्धमान फलन होता है। और अगला देखते हैं इसमें ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन कौन से होंगे, जब x का मान बढ़ाएं और फंक्शन का मान कम होता जाए। y बराबर a टू दी पावर x का ग्राफ ले लिया, फिर आपने y बराबर a टू दी पावर x, बेस कैसा है यहाँ, बेस 1 से छोटा है। या y बराबर e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ ले लिया, y बराबर e टू दी पावर माइनस x, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा जैसे y बराबर a टू दी पावर x का बनाए। e टू दी पावर माइनस x, e टू दी पावर माइनस x का मतलब होता है e टू दी पावर x होल पावर -1, या कह सकते हैं आप इसे 1 अपॉन ई टू दी पावर x, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई होल पावर x। ई आपका 1 से बड़ा है तो 1 अपॉन ई 1 से छोटा हो गया, तो 1 से छोटा तो आधार है और पावर x, यानी कि यही a टू दी पावर x वाला हो गया। तो ये ह्रासमान फलन है, जब x का मान बढ़ाएंगे तो फंक्शन का मान कम हो रहा है, तो ये आपका ह्रासमान फलन रहा। अब आगे बढ़ते हैं, ये वर्धमान और ह्रासमान फलन, इनके बारे में भी अपन जो मोनोटोनिसिटी का चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ गया आवर्ती फलन। ये महत्वपूर्ण है, जो आप वर्गीकरण पढ़ रहे थे उसमें एक तो महत्वपूर्ण आया था सम और विषम फलन, और एक दूसरा महत्वपूर्ण फलन है पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन। इन पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सम और विषम फलन पे भी आते हैं और आवर्ती फलन पे भी आते हैं। तो आवर्ती फलन कौन सा होता है, पीरियोडिक फंक्शन, जैसा नाम है, ऐसे फलन जिनके मानों में निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है वो आवर्ती फलन कहलाते हैं। अब आप ऐसे कौन से फलन जानते हैं जिनके मानों में पुनरावृत्ति होती है, अभी पढ़े हैं आपने। सारे त्रिकोणमितीय फलन ऐसे ही हैं। y बराबर साइन x का ग्राफ देखा आपने, वेरिएशन देखे, वेरिएशन से ग्राफ बनाया था। 0 से 2 पाई में जो परिवर्तन होते हैं वही 2 पाई से 4 पाई में होते हैं, वही 4 पाई से 6 पाई में होते हैं। तो यानी कि सारे त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। एक एल्जेब्रिक फंक्शन भी पढ़ा आपने जो आवर्ती फलन है, सब रिकॉल करें, सब याद करें कौन सा फलन पढ़ा है ऐसा। दोबारा से क्या बताया, ऐसे फलन जिनके मानों में एक नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है वो आवर्ती फलन कहलाते हैं। नियमित अंतराल या कह सकते हैं निश्चित अंतराल के बाद, जैसे 2 पाई के बाद साइन x में परिवर्तन होता है वही पुनरावृत्ति होती है। 0 से 2 पाई में जो मान है वही 2 पाई से 4 पाई में। ऐसे ही 10x वाला ग्राफ था, उसमें पाई वाले इंटरवल के बाद, अंतराल के बाद परिवर्तन होता है। -π/2 से π/2 में जो मान थे वही π/2 से 3π/2 में थे, वही 3π/2 से 5π/2 में थे। तो ये आवर्ती फलन कहलाते हैं। हाँ, अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा दे सकते हैं आप, फलन f(x) एक आवर्ती फलन कहलाता है यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल T इस प्रकार विद्यमान हो कि f(x + t = f(x). अगेन फंक्शन f(x) is said to be a periodic function if there exists a positive real number t such that f(x + t = f(x). लिख लेते हैं इसको, फंक्शन f(x) is said to be a periodic function if there exists a positive real number t such that f(x + t = f(x) for all x belongs to domain, then it is called periodic function। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे सारे आवर्ती फलन है, सभी आवर्ती फलन है। यहाँ जो t का न्यूनतम मान है वो प्रांत वो आवर्त कहलाता है।
यहाँ टी का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। यहाँ कैपिटल टी का न्यूनतम मान फलन एफ एक्स का आवर्त कहलाता है, पीरियड कहलाता है। आवर्त को कई जगह आवर्तकाल भी लिख देते हैं। तो ये पीरियोडिक फंक्शन की बात रही। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। जैसे सारे त्रिकोणमितिक फंक्शन अपन बता ही रहे हैं आपको कि सभी त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती फलन कहलाते हैं, और सभी त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती फलन कहलाते हैं। इनकी आवर्त क्या है, जिस अंतराल में पुनरावृत्ति होती है वही इनके आवर्त होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती फलन होते हैं। इनके आवर्त नीचे बताए अनुसार हैं। इनके आवर्त निम्नानुसार हैं। तो साइन एक्स कोस एक्स, ये तो इनका आवर्त तो 2 पाई था। सब आपने ग्राफ देखे हुए हैं सबके। ये फलन लिख दिया और यहाँ आवर्त लिख देते हैं, पीरियड लिख देते हैं। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है। कोस एक्स का पीरियड 2 पाई। टेन एक्स का पीरियड पाई। कॉट एक्स का पीरियड पाई। सेक एक्स का पीरियड 2 पाई। कोसेक एक्स का पीरियड 2 पाई। जिन लोगों को इसमें ज़रा भी कन्फ्यूजन है वो सब इनके ग्राफ देखेंगे फिर दोबारा से। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, सभी के ग्राफ बनाए हुए थे। तो सभी के ग्राफ देखेंगे आप। साइन कॉस, सेक कोसेक ये 2 पाई के इंटरवल में रिपीट होते हैं, और टेन कॉट पाई के अंतराल में रिपीट होते हैं। इसके अलावा मैं कह रहा था एक एल्जेब्रिक फलन आपने देखा था। कौन सा फलन था जिसके ग्राफ आवर्ती था? आवर्ती यानी कि निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हो रही थी। वो था एफ एक्स बराबर एक्स इन करली ब्रैकेट। इसको लिख रहे थे एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कौन सा था? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दशमलवांश फलन। इसमें आपने ग्राफ बनाया था तो 1 के अंतराल पर रिपीट हो रहा था। जिनको याद नहीं है वो दोबारा से ग्राफ देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। x बराबर 0 पर वैल्यू 0 है, x बराबर 1 पर वैल्यू 0 है। 1 माइनस बॉक्स ऑफ 1, बॉक्स ऑफ 1 1 होता है। हर पूर्णांक पर बॉक्स का मान उसी पूर्णांक के बराबर होता है। तो 1 माइनस 1 0। 2 पर देखें, 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2, 2 माइनस 2 0। -1 पर देखें, -1 माइनस बॉक्स ऑफ -1, फिर -1 आ गया। तो -1 माइनस ब्रैकेट -1 0 हो गया। हर इंटीजर पर वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि इकाई लंबाई के अंतराल में ये वैल्यू रिपीट होती हैं। तो ये भी कैसा है? आवर्ती फलन है। फिर आगे चलते हैं। आवर्ती फलनों के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं आप, इनकी प्रॉपर्टीज। यदि फलन एफ एक्स का आवर्त कैपिटल टी हो, तब यदि एफ एक्स का आवर्त टी है तो कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लें अपन, ए प्लस एफ एक्स का आवर्त भी टी होगा, एफ एक्स माइनस ए का आवर्त भी टी होगा, ए माइनस एफ एक्स का आवर्त भी टी होगा, ए इंटू एफ एक्स का आवर्त टी होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का आवर्त टी होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए का आवर्त भी टी होगा। मैं लिख देता हूँ। तब नंबर 1 एफ एक्स प्लस ए, नंबर 2 एफ एक्स माइनस ए, नंबर 3 ए इंटू एफ एक्स, नंबर 4 एफ एक्स अपॉन ए, नंबर 5 एफ ऑफ एक्स प्लस ए, नंबर 6 एफ ऑफ एक्स माइनस ए। यहाँ ए क्या है? यहाँ ए पॉजिटिव रियल नंबर है। के आवर्त का आवर्त अलग अलग फंक्शन के लिए आवर्त भी कैपिटल टी होगा। पहले से याद है तब ठीक है, जिनको याद नहीं है वो याद करेंगे। ये अपन सबको प्रूफ भी करेंगे, एग्जाम पे लेके उससे वेरीफाई करेंगे। कोई भी फंक्शन ले लिया एफ एक्स जिसका आवर्त टी है, तो एफ एक्स प्लस ए का आवर्त भी टी आएगा, एफ एक्स माइनस ए का आवर्त भी टी आएगा, ए इंटू एफ एक्स का आवर्त भी टी आएगा, एफ एक्स अपॉन ए इसका आवर्त भी टी आएगा। ए क्या है? कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया है आपने।
एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इसका आवर्त भी टी आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, इसका आवर्त भी टी आएगा। तो ये आप याद करके रखना है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, कोई भी फलन दे दिया तो, और ये आगे कैलकुलस में भी यूज होंगे। अब आगे लिखते हैं अगला, यदि फलन एफ एक्स का आवर्त टी हो और ए ग्रेटर देन 0 हो, तब नंबर 1 एफ ऑफ ए एक्स का आवर्त टी बाई ए एवं एफ ऑफ एक्स अपॉन ए का आवर्त ए इंटू टी होता है। अगेन, if period of function f(x) is capital T, then period of f of ax is capital T upon a and that of f of x upon a is a into t। यानी कि f(x) कोई पीरियडिक फंक्शन है और उसका आवर्त क्या है, पीरियड क्या है, कैपिटल T है, तब f ऑफ ax का पीरियड T अपॉन a होगा, f ऑफ x अपॉन a का पीरियड a इंटू टी होगा। एक और लिखते हैं, यदि f(x) और g(x) दो आवर्ती फलन हो और इनके आवर्त क्रम से T1 और T2 हों, तब again if f(x) and g(x) are two periodic functions and their periods are T1 and T2 respectively, then number 1 f(x) प्लस g(x) का आवर्त सेकेंड f(x) माइनस g(x) का आवर्त एवं थर्ड a इंटू f(x) प्लस b इंटू g(x) का आवर्त T1 और T2 का LCM होगा। T1 और T2 का LCM लघुत्तम समावर्त। f(x) और g(x) कोई भी दो पीरियोडिक फंक्शन है, तब इनका कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं, f(x) प्लस g(x), f(x) माइनस g(x), a टाइम्स f(x) प्लस b टाइम g(x), तब जो नया फलन आएगा वो भी आवर्ती फलन होगा और उसका आवर्त क्या आएगा, T1 और T2 का LCM आएगा। लेकिन कई बार ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होते हैं, तब ये रूल फेल हो जाता है। तो यहाँ अपन लिख देते हैं, बशर्ते कि ये आवर्ती फलन की मूल परिभाषा को संतुष्ट करते हों। आवर्ती फलन की मूल परिभाषा को संतुष्ट करते हों, यानी जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन है उसको सेटिस्फाई करें। मूल परिभाषा कौन सी थी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। यदि एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स हो तब ये बेसिक फंक्शन हो जाते हैं। कई बार फलन के फलन हो जाते हैं और वो भी पीरियडिक फंक्शन होते हैं, फलन के फलन हो जाते हैं, पीरियडिक फंक्शन होते हैं, तब ये काम नहीं करते। तो ये आप रूल याद करके रखेंगे। अगर कोई फलन एफ एक्स है, उसका पीरियड टी है, तो एफ एक्स प्लस ए, एफ एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स, 1/a इंटू एफ एक्स, एफ ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस ए, एफ ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस ए, उनके आवर्त भी कैपिटल टी होंगे। और एफ ऑफ ए एक्स का आवर्त टी अपॉन ए और एफ ऑफ एक्स अपॉन ए का आवर्त ए इंटू टी होगा। अब इसके फेवर में जिनको इनके सपोर्ट में इनको प्रूफ करने के लिए या इनको सत्यापन करने के लिए अपन कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, वो आप देखेंगे। नीचे दिए फलनों के आलेख ग्राफ बनाइए। मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, उनके आपको ग्राफ बनाने हैं। नंबर 1 y बराबर साइन एक्स पहले बनाया हुआ है, बहुत बार बनाया हुआ है, फिर भी मैंने दोबारा से लिख दिया है। y बराबर साइन एक्स सभी को एक ही पेज पे एक साथ बनाने, जिससे पीरियोडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आवर्त फलन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आवर्त फलन की परिभाषा क्या बताई थी, ऐसे फलन जिनके मानों में नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। y बराबर साइन एक्स आपको पता है, तो उसी तरह से और फलन बन जाएंगे। y बराबर 2 साइन एक्स,
3 y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स। 4th y बराबर 1 प्लस 2 साइन एक्स। 5th y बराबर साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4। 6th y बराबर साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। 7th y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स। 8th y बराबर x माइनस बॉक्स ऑफ x। ये सारे वो ग्राफ हैं जो ग्राफ आपने बनाए हुए हैं। साइन एक्स ये सारे आप बना लेंगे तो ये ग्राफ बनाएंगे। इन ग्राफ के वेरिएशन से आप देखेंगे कि आवर्त में क्या अंतर आता है। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस और बता देता हूँ जिनके पीरियड आप घर पे चेक करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर लर्न तो करनी ही है लेकिन एक बार देख लेते हैं, अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ये लिखा है महत्वपूर्ण फलनों के आवर्त, पीरियड ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कौन कौन से? y बराबर साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, सभी का पीरियड कितना है? 2 पाई है। आगे tan एक्स, कॉट एक्स, इनका पीरियड क्या है? पाई है। मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ tan एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स, इनका फिर पाई है। साइन टू दी पावर एन एक्स, कॉस टू दी पावर एन एक्स, सेक टू दी पावर एन एक्स, कॉसेक टू दी पावर एन एक्स, इनका पीरियड 2 पाई होगा जब n विषम हो। विषम हो यानी कि ये ऑड हो, और ये पाई होगा जब ये इवन हो। दोबारा से साइन टू दी पावर एन एक्स, कॉस टू दी पावर एन एक्स, सेक टू दी पावर एन एक्स, कॉसेक टू दी पावर एन एक्स। अगर n ऑड है तो 2 पाई होगा। इनका वैसे भी 2 पाई होता है और अगर विषम घात लगा दी तब भी 2 पाई होगा। और नीचे 10 टू दी पावर एन एक्स, कॉट टू दी पावर एन एक्स, इनका पाई होगा। n कोई भी हो, सम हो या विषम हो। हाँ, कौशिक वाले में जब n सम लगा रहे थे, घात सम थी, तब तो पाई हो गया था और विषम घात पे 2 पाई था। फिर ये मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार आता रहता है। मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका पीरियड आपका पाई बाई 2 है। मॉड ऑफ tan एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका पीरियड भी पाई बाई 2 है। मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, इसका पीरियड भी पाई बाई 2 है। साइन रेस टू दी पावर 2n एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 2n एक्स, इसका पीरियड भी क्या है? पाई बाई 2 है। और नीचे लिखा है आपको x माइनस बॉक्स ऑफ x। बॉक्स ऑफ x महत्तम पूर्णांक फलन है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिख दिया। इसका जो पीरियड होता है वो 1 होता है। एलजेब्रिक फंक्शन अकेला एलजेब्रिक फंक्शन है जो आपने पढ़ा है उनमें से जो पीरियोडिक फलन है, इसका पीरियड कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये सारे पीरियोडिक फंक्शन तक के सारे ग्राफ आप जो मैंने बताए, ग्राफ और पीरियड, ये आप रिवाइज करके आएंगे। सब आपने पढ़े हुए हैं और जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। फिर आता है अपने पास आवर्ती वक्र, पीरियोडिक वक्र, आवर्ती वक्र, पीरियोडिक कर्व। पीरियोडिक कर्व कौन से होते हैं? जो आवर्ती फलन होते हैं उनके वक्र आवर्ती वक्र होते हैं। आवर्ती वक्र जिनके मानों में निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। अभी आप देख सकते हैं y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, सबसे पॉपुलर। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाया 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। ये 0 से 2 पाई में ग्राफ बना। अगर इसको बाद दोबारा से 2 पाई से 4 पाई में बनाएं तो क्या आएगा? बिल्कुल यही शेप आएगी। ये आपने कॉपी कर दिया, ये 3 पाई और ये 4 पाई। तो ये कौन से कर्व हो गए? ये आवर्ती वक्र हो गए। जो आवर्ती फलन है उनका ग्राफ बनाते हैं वही आवर्ती वक्र कहलाते हैं। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बन गया। और इसी तरह से अगर आप उसका बना दें, y बराबर x माइनस बॉक्स ऑफ x, दशमलवांश फलन का ग्राफ बना दें। y बराबर x माइनस बॉक्स ऑफ x, x बिलोंग्स टू r। दोबारा से याद करें आप इसे। x बराबर 0 पर वैल्यू 0 थी,
ये लाइन चलती थी, x माइनस बॉक्स ऑफ x, बॉक्स की वैल्यू रखते जाएंगे। जब x 0 और 1 के बीच में बॉक्स ऑफ x 0 होता है तो ये x माइनस 0 हो जाएगा। जब x का मान 1 और 2 के बीच में तो ये 1 होता है तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये लाइन चल रही थी, और लाइन इस तरह से लाइन चल रही थी कि कभी भी ये y बराबर 1 वाली लाइन को टच नहीं कर रहे थे। ये यहाँ पे इससे दूर था ग्राफ आपका, इस लाइन को टच नहीं करेगा। जैसे ही 1 आएगा 1 पे फिर 0 हो जाएगा, फिर इस तरह से चलेगा, ये टच नहीं करेगा इसको। 2 पर आपका ये लाइन आएगी, फिर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, पीछे भी आ जाएगा इसी तरह से ऐसे माइनस। तो ये y बराबर x माइनस बॉक्स ऑफ x का ग्राफ था। ये y बराबर 1 है लाइन, कभी भी इसको स्पर्श नहीं करता। तो ये भी आपका क्या है, हर एक लंबाई के अंतराल के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपका कैसा है, आवर्ती वक्र हो गया। और दूसरे भी बना सकते हैं आप, इस तरह से बन जाए, ये भी आवर्ती वक्र है। जैसे अगर a इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो, a 2a 3a 4a, इसी तरह से आगे चलेगा। तो जो आवर्ती वक्र आवर्ती फलन होते हैं उनके मानों में परिवर्तन होता है, निश्चित अंतराल के बाद परिवर्तन होता है। तो निश्चित अंतराल के बाद वक्र की भी वही स्थिति आ जाती है। जैसे 0 से 2 पाई में जो ग्राफ बन रहा है sin x का, वही 2 पाई से 4 पाई में, वही 4 पाई से 6 पाई में। तो इस तरह से ये वक्र क्या कहलाते हैं, आवर्ती वक्र कहलाते हैं। अब ये कुछ छोटे मोटी चीज़ें और, जैसे आपको कुछ स्पेशल फंक्शन, अचर फलन हो गया, तत्समक फलन हो गया, रैखिक फलन हो गया, घात फलन हो गया, ये सारे अपन एक एक फिर अगली क्लास में दोबारा लेते हैं। अब एक क्लास में मैं समझता हूँ ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक आध क्लास में प्रॉब्लम और। तो ये फंक्शन वाला टॉपिक काफ़ी लेंथी है और मैंने लगभग कोशिश की है सभी चीज़ें बताएं। हाँ, प्रॉब्लम उतनी नहीं हो पाई है, प्रॉब्लम के लिए एक बार सब लोग कर लें। और जैसे ही फिर आप प्रॉब्लम, सेट रिलेशन फंक्शन की प्रॉब्लम, फिर बीच में 2-3 क्लास एक्स्ट्रा जो भी आप सारी प्रॉब्लम कर लें। जैसे ही आप मैसेज करेंगे वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब मैं समझता हूँ कल एक तो पीरियोडिक फंक्शन वाले, सम विषम वाले कुछ ग्राफ क्वेश्चन बताएं, एक ये आवर्त वाले बताएं, ये करेंगे, और एक ये वाला। तो मैं समझता हूँ 2 क्लास और लगेंगी, 2 या मैक्सिमम 3 मान लो, उसमें ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना वो लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।